नमस्कार। स्टडी इकोनॉमिक्स चैनल में एक बार आपका पुनः स्वागत है। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से संबंधित उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक बार पुनः लेकर हाजिर हुआ हूं, जो आरपीएससी और राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आयोजित एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस स्लाइड में हम उन 10 विभिन्न घटकों की बात करेंगे जो एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं और राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं। स्टार्ट करते हैं। पहली योजना, जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के 2 बिंदु हैं या 2 पहलू हैं, एक ग्रामीण और एक शहरी, अर्बन और रूरल। मैं यहाँ रूरल की बात कर रहा हूँ। यह योजना 20 नवंबर 2016 से शुरू होती है। ध्यान रहे, प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में होती है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जो रूपांतरण है वो 20 नवंबर 2016 में शुरू होता है। भारत सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। इसलिए किया गया है ताकि निम्न और मध्यम आय वर्ग के वो लोग जिनके पास स्वयं का घर नहीं है, उनको सहायता दी जा सके। इस प्रकार से जो लाभार्थी होंगे उनका चयन हमारी 2011 की जनगणना में जो सामाजिक और आर्थिक जनगणना के डाटा है उसके आधार पर उनका चयन किया जाता है। चयन करने के बाद जो पात्र लाभार्थी है उसको 1,20,000 रुपये की सहायता दी जाती है ताकि वह व्यक्ति 25 स्क्वायर मीटर में अपना स्वयं का आशियाना यानी घर बना सके। यह राशि बेनिफिशियरी के सीधे अकाउंट में, यानी जो लाभार्थी होता है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। इस राशि का भुगतान भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकार दोनों वहन करती हैं। सामान्य स्टेट, जिसको हम जनरल स्टेट कहते हैं, या यह कहें कि मैदानी इलाकों में इस कार्य के लिए 60% का भुगतान केंद्र सरकार करती है और 40% का राज्य सरकार करती है। पहाड़ी इलाकों और बॉर्डर के इलाकों में यह अनुपात 90:10 है, यानी 90% केंद्र सरकार वहन करती है और 10% राज्य सरकार वहन करती है। 25 स्क्वायर मीटर के आवास के अलावा कोई व्यक्ति अगर शौचालय बनाता है घर में तो उसको 12,000 रुपये का अलग से अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ अगर वह बैंक से लोन लेता है तो 70,000 रुपये तक लोन लेने की सुविधा भी बैंक से उसको मुहैया करवाई जाती है। इस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो 20 नवंबर 2016 को शुरू होती है, इसका मूल उद्देश्य 2022 तक सबको अपना घर उपलब्ध करवाने का होता है। यह योजना पूर्व में 1975 से चल रही है, तब उसका नाम इंदिरा आवास योजना था और इसी का नाम अब बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना किया गया। अगली योजना है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, यानी ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका सुधार के लिए ये योजना जून 2011 में शुरू की गई थी। इसका मूल उद्देश्य है वो गरीबी निवारण है। इसका मूल उद्देश्य गरीबी निवारण है, आजीविका का स्रोत बढ़ाना है और यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन काम करती है, यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के अधीन ये काम करती है। तीसरी महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना है और इसकी शुरुआत 1 मई 2011 को की गई थी। जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा मेडिकल फैसिलिटी के लिए जो योजना शुरू की गई है उसी का रूपांतरण ये राज्य सरकार का है। इस योजना में जो प्रयास किया गया है उसमें मुख्यतः यह है कि आबादी का संपूर्ण भाग या पूरा राजस्थान है उसके सभी लोगों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य का एक कवरेज प्रदान करना है ताकि वो सस्ता और सुलभ इलाज करवा सके। इस योजना में जो व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत पात्र हैं उसको SECC के परिवारों को, अंत्योदय में शामिल परिवारों को, सीमांत किसानों को, संविदा कर्मियों को और कोविड-19 के तहत अनुग्रह योजना के लाभार्थियों को मुफ्त में बीमा दिया जाएगा। और अन्य लोग हैं जो राज्य के निवासी हैं, ध्यान रहे ये योजना राजस्थान के मूल निवासी के लिए ही है। और अन्य लोग जो उपयुक्त कैटेगरी में नहीं आती है वो 850 रुपये की एक किस्त या एक राशि का भुगतान करके इस योजना में शामिल हो सकता है और अपना चिरंजीवी स्वास्थ्य कार्ड बनवा सकता है। 850 रुपये जो लाभार्थी है वो वहन करेगा, जो इस बीमा का 50% हिस्सा है, यानी इस बीमा की पूरी राशि 1700 रुपये है और शेष बची हुई 50% राशि है वो राज्य सरकार वहन करती है।
इस योजना का फ़ायदा ये होगा कि फ्लोटर आधार पर प्रति परिवार अगर सामान्य बीमारी है तो 50,000 रुपये तक का इलाज बिल्कुल फ्री में किया जाएगा, और अगर बीमारी गंभीर है तो 4.5 लाख रुपए की व्यवस्था की जाएगी। यानी ये योजना पूरी 5 लाख की है। अगर बीमारी सामान्य है तो 50,000 रुपये तक जो इलाज है वो किया जाएगा, और अगर गंभीर बीमारी है जैसे कैंसर है या फिर हार्ट से संबंधित बीमारी है तो ऐसी बीमारी में 4.5 लाख रुपए तक की सरकार बीमा कवरेज उपलब्ध करवाती है। इस योजना में लगभग 1597 रोगों को शामिल किया गया है। मैं 1597 को लगभग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी आर्थिक समीक्षा फरवरी 2022 में प्रकाशित हुई है, और उसके बाद में हो सकता है किसी और रोग को भी इसमें जोड़ दिया गया है। आपको 1597 मान के चलना है। इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण कंटेंट जो अब की बार आरपीएससी के सिलेबस में भी डाला है कि कोरोना के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने क्या प्रयास किए हैं। आर्थिक समीक्षा में इसके बारे में बहुत अच्छा बता भी रखा है। तो हम वो स्कीम या वो कार्य देखेंगे जिसमें राजस्थान ने कोरोना के नियंत्रण में या कोरोना से होने वाली मौतों को नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसकी प्रशंसा भारत सरकार ने भी की है। जैसे आपने भीलवाड़ा के अंदर जो मॉडल है राजस्थान सरकार का वो देखा और अपना होगा। इसमें जो राज्य सरकार के प्रयास किए गए थे उसमें पहला प्रयास है सक्रिय निगरानी, यानी घर घर सर्वे। प्रारंभ में जब कोविड हुआ था तब यह प्रयास किया गया था कि जो भी कोविड से प्रभावित व्यक्ति है उसकी सक्रिय निगरानी की जाए और उस पर निकटता से नज़र रखी जाए। इसके लिए शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी है उसको पाबंद किया गया, उनके साथ जो टीम में है उसके अंदर मेडिकल टीम भी शामिल की गई थी। तो पहला प्रयास है सक्रिय निगरानी करना या घर घर सर्वे करना। दूसरा है पैसिव सर्विलांस। इसमें संदिग्ध मरीजों की स्क्रीनिंग करके अस्पताल में अलग से ओपीडी का कार्य करना, यानी जिसको कोविड के लक्षण हैं उसके लिए अलग से उसकी स्क्रीनिंग की गई और हॉस्पिटल में सामान्य मरीजों से अलग उनके लिए एक ओपीडी की या आउटडोर पेशेंट के रूप में और भर्ती होने के लिए व्यवस्था की गई ताकि कोविड वार्ड को अलग से बनाया जाए, और आज भी विभिन्न हॉस्पिटलों में ये कोविड वार्ड स्थापित किए गए। इसके बाद में तीसरा प्रयास जो महत्वपूर्ण है, पूछा भी जा सकते हैं, मिशन लीसा क्या है। मिशन लीसा का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि राज्य में बहुत से व्यक्ति हैं जो वृद्ध है, घर से बाहर नहीं जा सकते, विकलांग है या कोई अन्य बीमारी से पीड़ित है। तो ऐसे व्यक्ति यानी उच्च जोखिम समूह का जो वर्ग के व्यक्ति है उनकी निगरानी के लिए सरकार ने घर घर सर्वेक्षण करके उन लोगों को जागरूक करने के लिए और जांच करने का कार्य सौंपा गया था। इसी को मिशन लीसा कहा गया। इसके बाद में अगला जो सरकार का कदम था वो था क्वारंटाइन या आइसोलेशन सेंटर बनाना, जिसमें कोविड प्रभावित लोगों को अन्य लोगों से अलग रखा जाता था ताकि इसके स्प्रेड को या विस्तार को रोका जा सके। इसके बाद अगला जो कदम था सरकार का वो था पीपीई किट और N95 मास्क और ट्रिपल लेयर मास्क आदि को खरीद करना, उसकी आपूर्ति जिलों में विभिन्न स्थानों पर पहुंचाना, विद्यालयों के माध्यम से विद्यार्थियों को और बाकी लोगों को मुफ्त में जो मास्क है वो बांटे गए थे। ये व्यवस्था सारी राज्य सरकार के द्वारा की गई थी। अगला कोविड-19 के रोगियों से संपर्क करना और उसके लक्षण के आधार पर उनके नमूने लेना। जैसे प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क साधा गया और जिस व्यक्ति के कोविड है उनके जो लक्षण है उसके आधार पर उसके नमूने लेकर कोविड नियंत्रण का प्रयास किया गया था। तो इस प्रकार से सरकार ने यह मुख्यतः 6 प्रयास किए हैं ताकि कोरोना को नियंत्रण किया जा सके, इसको मात दी जा सके, और सरकार कुछ हद तक इसमें सफल भी रही है। राजस्थान महामारी अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। राजस्थान महामारी अधिनियम जो 1957 में बनाया गया था, इसके अंतर्गत कोविड को अधिसूचित रोगों की सूची में शामिल किया गया है। यानी कोविड से संबंधित जो कानून है राजस्थान महामारी अधिनियम 1957 में लागू किए गए हैं। इस अधिनियम के तहत अगर किसी बीमारी को सूचित किया जाता है तो इसके नियंत्रण हेतु सतत प्रयास किया जाता है। जैसे कोई भी डॉक्टर है वो इलाज के लिए मना नहीं कर सकता, किसी भी कर्मचारी की ड्यूटी लगाने पर वो ड्यूटी से इनकार नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से यानी एक तरीके से आवश्यक सेवा के अंदर इसको शामिल किया गया। अगली महत्वपूर्ण योजना जो एग्जाम के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है और लगभग पूछे जाने की संभावना भी है कि मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद कौन सी है। जैसा कि इसके नाम में ही सम्मिलित है मुख्यमंत्री, तो इस परिषद का अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री होता है। इस परिषद को इसलिए बनाया गया ताकि राज्य की आर्थिक जो वित्तीय परिदृश्य है उसके अंदर सुधार किया जा सके और एक थिंक टैंक के रूप में इसको काम में लिया जा सके। जैसे नीति आयोग भारत सरकार का एक थिंक टैंक है, इसी प्रकार से मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद है वो भी एक थिंक टैंक के रूप में काम करेगी। यानी यहाँ पर विद्वानों से राय ली जाएगी और कोशिश ये की जाएगी कि आर्थिक स्थिति के आधार पर राज्य को समृद्ध बनाया जा सके।
मुख्यमंत्री स्वयं इसके अध्यक्ष होते हैं और इसका गठन 7 मार्च 2020 को किया गया, पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री राजस्थान के जो आर्थिक सलाहकार हैं वो पूर्व वित्त सचिव भी रह चुके हैं भारत सरकार के, और नाम है डॉक्टर अरविंद मायाराम, पूछा जा सकता है। और पीछे आरएस में ये प्रश्न पूछा भी था कि अरविंद मायाराम जो मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद है उसके उपाध्यक्ष कौन है। इनको इस कमेटी परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है और इसके अलावा अन्य 21 व्यक्तियों को इसके सदस्य बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से इस परिषद में मुख्यमंत्री स्वयं अध्यक्ष होते हैं, अरविंद मायाराम उपाध्यक्ष है और इसके अलावा 21 अन्य व्यक्ति इसके सदस्य हैं। 7 मार्च 2020 को इसका गठन किया गया था और इसकी अब तक 2 बैठकें हुई हैं। इस परिषद के काम क्या है? यह परिषद यानी जो आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद है, ये क्या करेगी? आर्थिक वृद्धि और विकास में आ रही जो चुनौतियां हैं, यानी राज्य सरकार के सामने आर्थिक विकास में जो भी चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए प्रयास करेगी। दूसरा, राज्य में विशिष्ट आर्थिक एवं वित्तीय नीतिगत विषयों के गहन विश्लेषण का अध्ययन करेगी, यानी जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में उसका विश्लेषण करेगी, अध्ययन करेगी, ताकि हम आर्थिक आधार पर और सुदृढ़ हो सके। तीसरा इसका जो प्रयास है वो ये रहेगा, नवीन पहल को चिन्हित कर उसकी मध्य अवधि प्रगति की समीक्षा की जाएगी, यानी राज्य सरकार जो भी प्रयास कर रही है उसका एनालिसिस या उसकी समीक्षा करेगी ताकि वो योजना जिस उद्देश्य से शुरू की गई है उसको उसी के अंजाम तक पहुंचाया जा सके। अगला इस परिषद का काम है विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सुझाव देगी, यानी ये परिषद मुख्यमंत्री को या फिर राज्य सरकार के मंत्रिमंडल को बताएगी कि योजनाओं का या विकास के क्रियान्वयन के लिए कौन सी योजना प्रभावी हो सकती है या किस प्रकार से कार्य किया जा सकता है। और अगला जो काम है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित जो वक्ता है यानी जो आर्थिक समझ रखते हैं उनका व्याख्यानों का आयोजन करेगी और इन्हीं आयोजनों के माध्यम से राजस्थान के विकास हेतु जो आइडिया आएगा उनको लागू किया जाएगा। यह बैठक अब तक यानी 2020 में स्थापना के बाद में 2 बार हो चुकी है। इसकी पहली बैठक 15 अक्टूबर 2020 को हुई और दूसरी बैठक है वो 5 अगस्त 2021 को हुई है। अगली महत्वपूर्ण योजना निरोगी राजस्थान अभियान है। ध्यान रहे इसमें किसी प्रकार का कोई इलाज नहीं किया जा रहा है, इसलिए इसके नाम पर मत जाइए, इसका अर्थ समझिए। निरोगी राजस्थान अभियान है वो कोई भी गांव जो राजस्व ग्राम है यानी जिसकी एंट्री हमारे जो राजस्व विभाग के पास है वो, और शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक वार्ड में एक स्वास्थ्य मित्र को नियुक्त किया जाएगा। यह स्वास्थ्य मित्र महिला भी हो सकती है और ये स्वास्थ्य मित्र पुरुष भी हो सकता है। इसकी नियुक्ति की जाएगी, फिर उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण के बाद ये व्यक्ति क्या करेंगे, बिना किसी पारिश्रमिक के, महत्वपूर्ण है, इनको कुछ नहीं दिया जाएगा। ये सिर्फ एक स्वयंसेवक के रूप में अपनी जो सेवा है वो सरकार को देंगे, स्वास्थ्य मित्र के रूप में काम करेंगे और ये लोग चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविरों में भाग लेने और स्वस्थ रहने से संबंधित लोगों को जन जागरूक करेंगे, यानी लोगों को जागरूकता प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से निरोगी राजस्थान अभियान, प्रत्येक राजस्व ग्राम और प्रत्येक वार्ड में एक स्वास्थ्य मित्र का चयन किया जाएगा, महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। बिना पारिश्रमिक ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए मदद करेंगे। अगली महत्वपूर्ण योजना है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, यानी जो पिछली नीति है उसमें सुधार करके 2019 में एक राज्य सरकार के द्वारा कृषि सुधार के लिए या कृषि क्षेत्र में उन्नत कार्य के लिए योजना शुरू की गई है। कब की गई है? 2019 में। इस एक्ट या पॉलिसी का नाम क्या है? राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, यानी कृषि जो प्रोडक्ट है उसका प्रसंस्करण किया जाएगा, कृषि का व्यवसाय और कृषि निर्यात, जो खाद्यान्न है उसका प्रसंस्करण करना, उसका बिजनेस करना यानी व्यवसाय करना, और निर्यात को प्रोत्साहन देना यानी राज्य से उत्पादित वस्तुओं को बाहर भेजना। इसके लिए जो नीति बनाई गई है 2019 में है। इस नीति में क्या किया जाएगा कि कृषि का प्रसंस्करण और आधारभूत इकाई की स्थापना करने के लिए कृषकों और जो किसान संगठन है उनकी मदद की जाएगी। उसको कुल लागत का 50% या फिर 1 करोड़, यानी वो अगर 2 करोड़ रुपए तक निवेश करते हैं तो 1 करोड़ रुपए की मदद सरकार करेगी। अगर ज़्यादा करता है तो भी 1 करोड़ करेगी, लेकिन कम करता है तो कुल राशि का 50% मदद करेगी। ध्यान रहे किसान और किसानों से संबंधित संगठन को 50% या 1 करोड़ की मदद, लेकिन अन्य अगर कोई बिजनेसमैन है या उद्यमी है और वो कोई अगर कृषि प्रसंस्करण से संबंधित कोई काम करता है तो उसको कुल लागत का सिर्फ 25% ही अनुदान दिया जाएगा, और यह या तो 25% हो सकता है या 50 लाख, जो भी अधिकतम होगा न्यूनतम होगा वो दिया जाएगा। तो पूंजी अनुदान दिए जाने का प्रावधान इसमें किया गया है ताकि कृषि प्रसंस्करण को बढ़ावा मिल सके, राज्य कृषि में निर्यात में आगे आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आय है वो बढ़े। अगला जो राज्य सरकार का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019।
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, यानी कृषि के बाद में निवेश के लिए भी बढ़ावा दिया गया। निवेश का मतलब हुआ कि कोई बाहरी व्यक्ति या अन्य देश से व्यक्ति या दूसरे राज्य से व्यक्ति राजस्थान में आए और अपने आइडिया से कोई उद्यम स्थापित करे और यहाँ से उत्पादन करे, ताकि राज्य की उत्पादकता बढ़े, राज्य की जीडीपी है वो बढ़े, राज्य का निर्यात है वो बढ़े। इसको सहज और सरल बनाने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2019 को जारी किया गया। इसमें क्या किया जाता है, इसमें राज्य क्या आता है, ये क्या करेगा, तेजी से सतत और संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी हमारा औद्योगिक विकास है उसको तीव्र करने का प्रयास किया जाएगा। और यह योजना 17 दिसंबर 2019 से प्रभावी हुई है। यह नीति जो निवेश प्रोत्साहन नीति है या योजना है वो 2019 से प्रभावी हुए हैं 17 दिसंबर से। और इसमें क्या किया जाएगा, इस योजना में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के उद्योगों के लिए निवेश के लिए 7 साल तक स्टेट जीएसटी, ध्यान रहे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी के 2 भाग होते हैं, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी यानी सी और एस। तो स्टेट जो जीएसटी लेता है यानी स्टेट पे जो कर बनेगा उसके लिए 7 साल तक बिल्कुल फ्री है, जब तक उद्योग शिशु उद्योग रहता है। और इसके अलावा सरकार जो बिजली उपलब्ध करवाएगी तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, ध्यान रहे बिजली बिल में छूट नहीं है, बिजली के बिल में लगने वाले टैक्स में 100% छूट दी जाएगी। स्टाम्प शुल्क जो लगेगा और मंडी का शुल्क लगेगा वो भी 100% छूट दी जाएगी। इसका प्रावधान इस एक्ट में किया गया है। इसका मूल उद्देश्य यही रहेगा कि इस छूट के बाद में नए उद्योग है वो राजस्थान में बढ़ेंगे, जिससे रोजगार और उत्पादन बढ़ने की संभावना है। उज्ज्वला योजना महत्वपूर्ण योजना है। उजाला योजना की तरह ही 2 योजनाएं हैं। जैसे उजाला योजना है वो एक तो इस उज्ज्वला की तरह ही है और दूसरी पूर्वोत्तर के विकास के लिए है। उज्ज्वला योजना है जो यहाँ हम जिक्र कर रहे हैं वो ये योजना है कि जो देह व्यापार में लिप्त महिलाएं हैं उनको और उनके बच्चों को अन्य कार्यों के लिए या फिर जो ये कार्य कर रहे हैं यानी देह व्यापार का कार्य है उनसे बाहर निकालना, उनको समाज की मुख्य धारा में लेके आना, उनको स्वावलंबी बनाना, उनको रोजगार देना, उनको पुनर्वास करना और मुख्य धारा से जोड़कर उनको एक सम्मानजनक जीवन देने के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई है। तो ध्यान रहे उज्ज्वला योजना सामाजिक कल्याण से संबंधित योजना है और देह व्यापार से लिप्त लोगों को बाहर निकालना है और समाज की मुख्य धारा में शामिल करना है। इसी प्रकार से केंद्र सरकार की एक उज्ज्वला योजना और है जिसमें आपको मुफ्त गैस में गैस कनेक्शन दिया जाता है। तो इस प्रकार से उज्ज्वला योजना 2 है। अगली और एक महत्वपूर्ण योजना शिक्षा से संबंधित है और पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले मीना मंच एक ही हुआ करता था, अब मीना, राजू और गार्गी 2 मंच बना दिए गए, मीना राजू मंच और गार्गी मंच। मीना और राजू मंच है वो 6 से 8 तक पढ़ने वाली बालिकाओं को शामिल करके बनाया जाता है, जबकि गार्गी मंच 9 से 12वीं क्लास तक के बच्चों को शामिल करके बनाया जाता है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। मीना और राजू मंच है वो क्या काम करेगा, समाज में सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने का काम करेगा। जैसे बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, पढ़ाई को जो बीच में छोड़ चुकी हो या फिर अनियमित हो स्कूल के प्रति या जिसने का नामांकन ही नहीं हुआ हो, ऐसे लोगों के माता पिता को जागरूक करना है ताकि बाल विवाह को रोका जा सके, दहेज प्रथा को रोका जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को शिक्षा से जोड़ा जा सके। इसके लिए मीना, राजू और गार्गी मंच बनाए गए। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक पढ़ने वाली बालिकाओं को शामिल करके उच्च प्राथमिक विद्यालय में मीना और राजू मंच संचालित किया जाता है। ध्यान रहे उच्च प्राथमिक यानी 8वीं तक की जो स्कूल है या 8वीं तक जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, 6 से 8, 6, 7 और 8 3 क्लास के बच्चों से जो मंच बनेगा और फिर वो गांव में रैली निकालेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और लड़कियों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करेंगे, वो मीना और राजू मंच है। और यही कार्य उच्च माध्यमिक स्तर पर कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाली बालिकाओं को शामिल करने के लिए जो मंच बनाया गया है वो गार्गी मंच है। दोनों का काम एक जैसा है, यानी जो काम राजू और मीना राजू मंच करेगा वही काम गार्गी मंच करेगा। तो इस प्रकार से हमने कुछ आर्थिक समीक्षा के महत्वपूर्ण कंटेंट देखे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना ताकि मेरा मोटिवेशन हो और मैं ऐसे ही आर्थिक समीक्षा और फिर आर्थिक घटकों से संबंधित नए वीडियो आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।